नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्लेन्ड इन डिटेल में। आज हम आपके लिए द हिंदू से एक न्यूज लेकर आए हैं। ये न्यूज इकोनॉमिक वर्ल्ड अर्थात आर्थिक जगत से संबंधित है। हम इस न्यूज को न सिर्फ समझेंगे बल्कि इसके ग्रामेटिकल एस्पेक्ट को भी विस्तार से समझेंगे। आइए देखते हैं न्यूज। गवर्नमेंट नॉट मैंडेटरी फॉर एफडीआई, जो सरकार की अनुमति, जो परमिशन है गवर्नमेंट का, वो मैंडेटरी मतलब होता है आवश्यक, वो जरूरी है। किस काम के लिए? फॉर एफडीआई फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देशों से। नेबरिंग जो है यहाँ पर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वर्ड है और इसका ये जो है एडजेक्टिव के फॉर्म में काम कर रहा है। ये यहाँ एडजेक्टिव, आप जैसे पता है आपको कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो होता है, वैसे यहाँ वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर नेबरिंग अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव भी है। नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोस के देशों से, मतलब इसका ये हुआ कि सरकार की सहमति परमिशन, यहाँ जो नॉड का जो सरनेम्स आप समझ सकते हैं, नॉड परमिशन हो गया, सहमति हो गई, एसेंट, ASSENT, एसेंट आवश्यक है फॉर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। कहां से? फ्रॉम नेबरिंग कंट्री, पड़ोस के देशों से। आइए अब शुरू करते हैं न्यूज को डिटेल में पढ़ना। अच्छा, एक लाइन यहाँ पर हेडलाइन के साथ जुड़ा हुआ है, इसे भी समझते हैं। मूव, यह जो मूव है, इस मूव का संबंध मतलब यहाँ पर है कदम, सरकार का जो स्टेप है, कदम कह सकते हैं यहाँ पर, या इसे कह सकते हैं स्टेप, जो सरकार का ये कदम है। मूव मे बी एम्ड, जरा इसको समझते हैं। मूव मे बी एम्ड में एक मॉडल वर्ब है, बी प्लस V3। सेंटेंस का ये पैसिव स्ट्रक्चर है। मूव मे बी एम्ड एट, एम्ड एट मतलब, एम का मतलब होता है लक्ष्य, यहाँ पर मतलब है लक्षित होना। ये जो कदम है, जो स्टेप है, ये लक्षित हो सकता है किधर, कहाँ इसका लक्ष्य हो सकता है? प्रिवेंटिंग। अब जरा इतने को पहले हम डिटेल में समझते हैं। मूव जो है ये सब्जेक्ट है, इस हिस्से का ये सब्जेक्ट है, में मॉडल वर्ब है, प्लस बी प्लस V3। जिसे कहते हैं कि आई मे बी कॉल्ड, मुझे बुलाया जा सकता है। यू मे बी इन्वाइटेड, तुम्हें इन्वाइट किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर है, ये पैसिव वॉइस में है। मूव मे बी एम्ड एट प्रिवेंटिंग। अब एक फिक्स प्रीपोजिशन का मामला आता है। अक्सर कुछ वर्ड्स के बाद, कुछ खास करके वर्ब के बाद प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं, तो याद रखें कि ये हमेशा फिक्स नहीं होते हैं। किसी पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए, किसी पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए, संदर्भ के लिए वो फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ एम है। अब इस गलतफहमी में ना रहे कि एम के साथ हमेशा ही एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल नहीं। एम के साथ टू भी होता है, एम के साथ फोर भी होता है, एम के साथ एट तो होता ही है। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रीपोजिशन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम आपको समझाना चाहें कि द गवर्नमेंट इज एमिंग, अब इसी से जुड़ा हुआ एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, द गवर्नमेंट इज एमिंग। तो यहां पर टू भी हो सकता है और एट भी हो सकता है। गवर्नमेंट इज एमिंग टू, जब टू लगाएंगे तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। द गवर्नमेंट इज एमिंग टू रिड्यूस समथिंग, जगह नहीं होने की वजह से हम समथिंग लिख दे रहे हैं। टू रिड्यूस समथिंग। और इसी एमिंग के बाद एट भी लगा सकते हैं, एट रिड्यूसिंग। डिफरेंस बस इतना है कि जब एम के बाद टू लगाया है तो यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, और जब एम के बाद एट का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। मूव में बी एम्ड एट प्रिवेंटिंग, या मूव में बी एम्ड टू प्रिवेंट, ये भी हो सकता था।
दोनों ही स्थिति में वाक्य सही होता। तो इस गलतफहमी में ना रहे कि प्रीपोजिशन हमेशा ही एम के साथ एट आता है, ऐसा आवश्यक नहीं है। अलग अलग सिचुएशन में प्रीपोजिशन बदलते रहता है। तो एम के साथ एट भी लगता है और टू भी लगता है। बस ध्यान ये रखना है, अगर टू लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और अगर एट लगाया है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करना है। किधर इसका लक्ष्य हो सकता है? प्रिवेंटिंग मतलब रोकना, प्रिवेंट करना, किसी चीज को रोकना। अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स बाय चाइनीज एंटिटीज। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब मौका परस्त, टेक ओवर मतलब अधिग्रहण। बाय चाइनीज एंटिटीज मतलब यह है कंपनियों के द्वारा या चाइनीज व्यक्तियों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा जो मौकावादी अधिग्रहण है उसको प्रिवेंट करना इस कदम का लक्ष्य हो सकता है। आइए न्यूज को डिटेल में पढ़ते हैं। इन अ मूव, तो जाहिर सी बात है अगर अ लगा है तो यहाँ कोई ना कोई नाउन होगा, तो बिल्कुल ये नाउन है और काउंटेबल नाउन है, क्योंकि काउंटेबल नाउन के साथ ही हम अ का इस्तेमाल करते हैं। इन अ मूव दैट विल, दैट जो यहाँ देख रहे हैं आप, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये दैट रिप्रेजेंट कर रहा है मूव को, और यहाँ जो आने वाला वर्ब है ये मूव के हिसाब से तय हुआ। हालांकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, विल का इस्तेमाल हो सकता था दोनों ही स्थिति में। लेकिन अगर विल की जगह कोई और वर्ब होता तो हमें सोचना होता, इस मूव के हिसाब से इस वर्ब को इस्तेमाल करना पड़ता। तो इन अ मूव दैट का मतलब यहाँ पर है जो, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये मूव के लिए आया हुआ है। दैट विल रिस्ट्रिक्ट मतलब मूव दैट विल रिस्ट्रिक्ट, कदम जो रिस्ट्रिक्ट करेगा, रोकेगा, प्रतिबंधित करेगा। रिस्ट्रिक्ट का मतलब रोकना, प्रतिबंधित करना। चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स, चाइनीज निवेशों को, एक कदम जो कि रोकेगा चाइनीज निवेशों को। द सेंटर हैज मेड प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल मैंडेटरी। द सेंटर, केंद्र ने, ये जो सेंटेंस है यहाँ तक देख रहे हैं, सेंटर हैज मेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। केंद्र ने ये आवश्यक कर दिया है प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल, पूर्व सरकार की पूर्व सहमति। प्रायर मतलब पूर्व, गवर्नमेंट अप्रूवल सरकारी सहमति मतलब सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक कर दिया है केंद्र ने। किसके लिए? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए, फ्रॉम कंट्रीज देशों से। अब यहां भी देखें विच का इस्तेमाल हुआ है, ये विच जो है कंट्रीज के लिए आया है, ये विच रिप्रेजेंट कर रहा है कंट्रीज को। फ्रॉम कंट्रीज विच शेयर, यहां देखें जो वर्ब का कितना बारीकी से इस्तेमाल किया गया है। चूंकि विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंट्रीज को, इसीलिए यहां सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस में शेयर जो कि वर्ब है, इसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या बेस फॉर्म में रखा गया है। इसमें एस या एस ऐड नहीं किया गया है। एस जो ऐड किया जाना चाहिए अगर ये सिंगुलर होता तो। अगर यहाँ कंट्री होता तो यहाँ शेयर्स होता, SHARES, फ्रॉम कंट्री विच शेयर्स या फ्रॉम कंट्रीज विच शेयर। क्योंकि कंट्रीज प्लूरल है इसलिए शेयर को भी यहाँ बेस फॉर्म में रखा गया है। विच शेयर अ लैंड बॉर्डर विथ, और ध्यान देखें कि शेयर के साथ प्रीपोजिशन विथ का इस्तेमाल किया गया है। हमने इसको इसलिए हाईलाइट कर दिया है कि शेयर के साथ प्रीपोजिशन विथ का इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है फिर कि हमेशा शेयर के साथ विथ का इस्तेमाल होगा। शेयर अमंग भी होता है, शेयर बिटवीन भी होता है। विच शेयर अ लैंड बॉर्डर विथ इंडिया, तो फिर से पढ़ते हैं इसको। आपने यहाँ देख लिया यहाँ पर कि गवर्नमेंट ने सरकार की पूर्व सहमति, परमिशन जो है, अप्रूवल स्वीकृति जो है वो आवश्यक कर दिया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए उन देशों से जो
शेयर करते हैं अपनी लैंड बॉर्डर, लैंड बाउंड्री कह सकते हैं, जो भू सीमा है जो भारत के साथ शेयर करते हैं, जैसे कि बांग्लादेश जिसकी भू सीमा भारत से जुड़ती है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका की भू सीमा भारत से नहीं जुड़ती है। प्रीवियसली, इससे पूर्व, ओनली इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश फेस्ड सच रिस्ट्रिक्शंस। इससे पूर्व ओनली इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले इन्वेस्टमेंट, निवेश, फेस्ड सच रिस्ट्रिक्शंस, इस तरह के प्रतिबंधों का सामना करते थे। तो ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये सिंपल पास्ट में है। फेस यहाँ पर मेन वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और जो इसका सब्जेक्ट है वो है इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम XYZ कंट्रीज। तो बेस जो इसका जो मेन सब्जेक्ट है, जो वर्ड, वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट्स फेस्ड सच रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम कंट्री लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इसको पढ़ने के बाद अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें। द रिवाइज्ड FDI पॉलिसी, रिवाइज्ड का मतलब होता है संशोधित। जो संशोधित FDI पॉलिसी है, नीति है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो नीति है, इज एम्ड एट, यहाँ पर देखिए एम्ड एट प्रीपोजिशन यूज किया गया है एम के साथ, वो लक्षित है, उसका लक्ष्य है कर्बिंग। कर्बिंग का मतलब होता है नियंत्रण करना। वहां आपने देखा था प्रिवेंट लिखा होता, प्रिवेंटिंग, और यहाँ कर्बिंग, मिलते जुलते वर्ड है। कर्बिंग मतलब लगाम लगाना, नियंत्रित करना, एम्ड एट कर्बिंग, और एट के बाद यहाँ भी VING का इस्तेमाल किया गया है। अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर, जो मौका परस्त टेक ओवर्स होगा, जो अधिग्रहण होगा या एक्विजिशन होगा, मिलते जुलते वर्ड है। टेक ओवर, एक्विजिशन, टेक्निकल डिफरेंस है, ये आर्थिक शब्दावली में आ जाते हैं। ऑफ इंडियन कंपनीज, भारतीय कंपनी का, ड्यू टू द करंट कोविड-19 पेंडेमिक, वर्तमान के जो कोविड-19 पेंडेमिक महामारी की वजह से जो भारतीय कंपनियों का मौका परस्त या मौकावादी अधिग्रहण की जो संभावना है, उस पर नियंत्रण लगाने के लिए ये संशोधित FDI पॉलिसी आई है। अब ये कैसे? सेड अ प्रेस रिलीज, एक प्रेस विज्ञप्ति में ऐसा कहा गया। कहां से प्रेस विज्ञप्ति आया था? फ्रॉम द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ऑन सैटरडे, शनिवार को ये जो प्रेस विज्ञप्ति आई थी, ये आया था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये भारत सरकार का एक विभाग है, डिपार्टमेंट है, प्रोत्साहन के लिए, उद्योग और आंतरिक व्यापार के प्रोत्साहन के लिए एक विभाग है। अगर इसको पढ़ने के बाद कोशिश करें कि इसको अपने शब्दों में लिखने की, तो इसको अपने शब्दों में अगर हमें लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे? इसे हम ऐसे लिखेंगे, इन अ प्रेस रिलीज इट वाज सेड बाय द डिपार्टमेंट। और भी कई तरीके हो सकते हैं लिखने का, अपने तरीके से आप लिखने की कोशिश करें। इन अ प्रेस रिलीज बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री इट वाज सेड दैट द रिवाइज्ड FDI पॉलिसी इज एम्ड एट, फिर ये कहां पर ये एम्ड है उसको लिख देंगे, कर्बिंग अपॉर्चुनिस्टिक और टेक ओवर एक्विजिशंस ऑफ इंडियन कंपनीज ड्यू टू द करंट कोविड-19 पेंडेमिक। तो किसी भी न्यूज आर्टिकल को पढ़ने के बाद कोशिश करें उसे अपने शब्दों में लिखने की। विथ लैंड बॉर्डर्स, जो भू सीमा है, और नॉन रेजिडेंट एंटिटी, जो अनिवासी एंटिटी का मतलब हो गया यहाँ पर कोई व्यक्ति या किसी संस्था से इसका संबंध हो सकता है। एंटिटी का मतलब यहाँ तात्पर्य हो सकता है। और नॉन रेजिडेंट एंटिटी कैन इन्वेस्ट, एक नॉन रेजिडेंट एंटिटी निवेश कर सकता है इन इंडिया सब्जेक्ट टू द FDI पॉलिसी एक्सेप्ट इन दो सेक्टर्स और एक्टिविटीज विच आर प्रोहिबिटेड। तो ये विषय वस्तु होगा FDI पॉलिसी का, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, इसे एक्सेप्शन जो शब्द बना है वो एक्सेप्ट से ही बना है। एक्सेप्ट इन दोज, उन क्षेत्रों को या उन गतिविधियों को छोड़कर, विच आर, यहां भी देखें तो ये जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन है,
ये आया है किसके लिए? एक्टिविटीज के लिए, और एक्टिविटीज के लिए आया है इसलिए यहाँ पर जो वर्ब का यूज किया गया है वो आर है, क्योंकि ये वर्ब का सीधा संबंध इस एक्टिविटीज से है। अगर इस विच को हटा दें तो सेंटेंस को पढ़ सकते हैं एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड, मीन्स एक्टिविटीज विच आर प्रोहिबिटेड। विच जो है यहाँ साफ तौर पर एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेज द न्यू पॉलिसी, ऐसा न्यू पॉलिसी कहता है। However, an entity, एक एंटिटी से फिर यहाँ तात्पर्य किसी व्यक्ति या किसी संस्था से है। An entity of a country, हालांकि entity of a country, ऐसा कंट्री का एंटिटी which, फिर यहाँ which रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ ध्यान देंगे which के साथ जो वर्ब आया है शेयर्स लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर which एक रिलेटिव प्रोनाउन है और यह कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर को, इसलिए यहाँ शेयर्स लगा है। पीछे आपको याद होगा वहां जो था which कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए वहां पर शेयर्स नहीं शेयर लगा हुआ था। तो ये वर्ब के बेस फॉर्म में एस या एस जोड़ करके बनाया गया है, इसे एस जोड़ के बनाया गया है। तो ये कंट्री की वजह से शेयर्स आया है, which हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। However, an entity of a country which shares land border with, फिर ये शेयर के साथ विथ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। इंडिया, हालांकि एंटिटी ऐसे देश से आने वाला एंटिटी जो कि अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ, और वेयर द बेनिफिशियल ऑनर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया इज सिचुएटेड, और ऐसे देश में जहां पर जो कि भारत से बाउंड्री शेयर करता है वैसे देश से आने वाला कोई एंटिटी या बेनिफिशियल ऑनर मतलब लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया, भारत में निवेश से लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो किसी ऐसे देश में रहता है जो कि भारत से बाउंड्री शेयर करता है। दोनों ही तरीके से बातों को कह दिया गया है। ऐसा व्यक्ति या ऐसी संस्था जो भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्री से आती है, या ऐसा व्यक्ति जो भारत में इन्वेस्टमेंट से फायदा उठाता है और वो किसी ऐसे देश में रहता है जो कि भारत से लैंड बाउंड्री शेयर करता है। ये इस तरह की टेक्निकल बातें खास करके लीगल डॉक्यूमेंट्स में लिखी जाती हैं। इज सिचुएटेड इन और इज सिटीजन ऑफ एनी सच कंट्री, वो व्यक्ति या तो उस तरह के देश में रहता हो या उस देश का नागरिक हो, नहीं रहता हो तो उस देश का नागरिक भी हो तो भी उस पर ये लागू होगा। कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर, वो इन्वेस्ट कर सकता है ओनली अंडर द गवर्नमेंट रूट, वो सिर्फ गवर्नमेंट रूट के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकता है। ये सारे आर्थिक टर्म है, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, गवर्नमेंट रूट, एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा फोकस न्यूज आर्टिकल को समझना और उसके ग्रामर को देखना होता है। पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स, जो पाकिस्तानी निवेशक हैं, वो फेस करते हैं या करेंगे, आगे फेस करेंगे फर्दर रिस्ट्रिक्शंस, कुछ अतिरिक्त प्रतिबंधों का सामना, रिस्ट्रिक्शंस मतलब प्रतिबंधों का सामना करेंगे। इन रिक्वायरिंग गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर एफडीआई। एफडीआई किस किस क्षेत्र में? डिफेंस, रक्षा, स्पेस अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अगर कोई पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको अतिरिक्त प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा गवर्नमेंट अप्रूवल प्राप्त करने में। एजवेल का मतलब होता है भी, मतलब गवर्नमेंट अप्रूवल प्राप्त करने में भी उसे अतिरिक्त प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा अगर कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान से है और वो इन क्षेत्रों में इन्वेस्ट करना चाहता है। इंडिया शेयर्स, यहाँ देखें इंडिया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ शेयर्स का इस्तेमाल किया गया है, शेयर नहीं लिखा गया है। इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर्स, भारत जो है लैंड बॉर्डर्स भू सीमा शेयर करता है विथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार।
इन सब कंट्रीज के साथ भारत लैंड बॉर्डर शेयर करता है, मतलब इन सब कंट्रीज के साथ, ये नेबरिंग कंट्रीज जो है, इनके साथ भारत की सीमा लगी हुई है। भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। इन्वेस्टर्स फ्रॉम कंट्रीज नॉट कवर्ड बाय द न्यू पॉलिसी। निवेशक फ्रॉम कंट्रीज नॉट कवर्ड बाय द न्यू पॉलिसी, ऐसे देशों से आने वाले निवेशक जो कि इस पॉलिसी में, न्यू पॉलिसी में कवर्ड नहीं है, ओनली हैव टू इन्फॉर्म द आरबीआई आफ्टर अ ट्रांजैक्शन। उन्हें बस आरबीआई को इन्फॉर्म करना होगा किसी भी ट्रांजैक्शन, मतलब लेन देन के बाद। रेदर देन, मतलब के बजाय, रेदर देन का इस्तेमाल होता है, इसको जो हिंदी में इसका इस्तेमाल आप सब कर सकते हैं ऐसी जगहों पर जहां पर के बजाय मतलब आ रहा हो। रेदर देन आस्किंग फॉर प्रायर परमिशन फ्रॉम द रिलीवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब संबंधित सरकारी विभाग से परमिशन लेने की बजाय उन्हें, उन कंट्रीज के निवेशकों को हर ट्रांजैक्शन के बाद बस आरबीआई को इन्फॉर्म कर देना होगा, जो कंट्री की इस न्यू पॉलिसी में कवर नहीं है। विथ मेनी इंडियन बिजनेसेस कमिंग टू अ हॉल्ट, अनेक भारतीय व्यवसायों का, व्यवसायिक घरानों का, कंपनियों का, यह बिजनेसेस से ये तात्पर्य है। कमिंग टू अ हॉल्ट मतलब एक हॉल्ट पर पहुंच जाना, ड्यू टू द लॉकडाउन इम्पोज टू कंटेन द कोविड-19 पेंडेमिक, मतलब कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए जो लॉकडाउन इम्पोज हुआ है, इसकी वजह से कई भारतीय कंपनियां हॉल्ट पर आ गई है, मतलब उनमें काम बंद हो गया है, ड्यू टू मतलब के वजह से। एंड वैल्यूएशन प्लमेटिंग, और इसके वैल्यूएशन मतलब इसके बाजार मूल्य का, प्लमेट मतलब होता है गिरना, औंधे मुंह गिरना, बहुत ही जबरदस्त गिरावट दर्ज किया जाना, प्लमेट। टू फॉल सडनली, इसका जो सेंटेंस होता है टू प्लंज, PLUNGE। तो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, और लॉकडाउन की वजह से जो कंपनियां, जो बिजनेस हाउसेस हैं, उसमें काम बंद हो गया है, इसकी वजह से उनका वैल्यूएशन कम हो गया, मार्केट वैल्यू बहुत ही कम हो गई है। अ नंबर ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स मे बी वल्नरेबल टू अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स और एक्विजिशन। तो अ नंबर ऑफ का मतलब होता है अनेक, अनेक डोमेस्टिक जो घरेलू उद्योग हैं, फर्म्स हैं, वो वल्नरेबल मतलब होता है, वल्नरेबल का मतलब होता है संवेदनशील, भंगुर। इट मीन्स वीक एंड फ्रेजाइल, जो कि आसानी से जिसको डैमेज किया जा सके। तो कई सारे फर्म हैं जो संवेदनशील हो गए हैं, किसके प्रति? अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स के प्रति और एक्विजिशन के प्रति, फ्रॉम फॉरेन प्लेयर्स, विदेशी प्लेयर्स के उनके टेक ओवर का खतरा है, उनके एक्विजिशन का खतरा है, क्योंकि उनका मार्केट वैल्यू कम हो गया है इस लॉकडाउन की वजह से। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ये जो HDFC है उसकी बात की जा रही है, इन्फॉर्म, उसने सूचित किया द स्टॉक एक्सचेंजेज को सूचित किया कि द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो चाइना का बैंक है, नाउ होल्ड्स। यहाँ पर जो ग्रामर की हम बात करें तो लास्ट वीक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन्फॉर्म्ड, HDFC, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का नाम है HDFC, और फॉर्म इन्फॉर्म्ड, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसने लास्ट वीक में, पिछले हफ्ते इन्फॉर्म किया, तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। किसे किया? द स्टॉक एक्सचेंज, ये जो है ऑब्जेक्ट है, इन्फॉर्म वर्ब है और ये उसका ऑब्जेक्ट है। द स्टॉक एक्सचेंजेज को इन्फॉर्म किया कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना नाउ होल्ड्स। अब होल्ड का मतलब होता है कुछ धारण करना, कुछ पकड़ना भी होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मीनिंग होता है। जिससे हमने कहा कि वो किसी पोस्ट को होल्ड करता है तो बोलेंगे ही होल्ड्स पोजीशन या ही होल्ड्स पोस्ट। तो वो 1.01% स्टेक होल्ड करता है HDFC में, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। दिस वाज
एन इंस्टेंस, यह एक उदाहरण था। इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण। दिस वाज एन इंस्टेंस ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फिर से ये टेक्निकल टर्म है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? थ्रू द स्टॉक मार्केट एंड नॉट एफडीआई। तो ये जो ये उदाहरण था, ये एक मामला था पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का थ्रू द स्टॉक मार्केट के माध्यम से, एंड नॉट एफडीआई, एफडीआई के माध्यम से नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट के माध्यम से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का ये मामला था। द ऑफिशियल स्टेटमेंट मतलब जो ऑफिशियल बयान है, जो प्रेस रिलीज था उसी के बारे में बात की जा रही है। द ऑफिशियल स्टेटमेंट एडेड, उसमें और अतिरिक्त क्या लिखा हुआ था कि आ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप मतलब स्वामित्व का हस्तांतरण, ऑफ एनी एग्जिस्टिंग मतलब विद्यमान वर्तमान, और फर्दर एफडीआई और या भविष्य में का जो, माफ करेंगे, फ्यूचर एफडीआई, भविष्य का या वर्तमान एफडीआई का जो स्वामित्व का हस्तांतरण होता है, मतलब किसी कंपनी का या किसी व्यक्ति का ऑलरेडी एफडीआई है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उसके ऑनरशिप का ट्रांसफर करना चाहता है फ्यूचर में या वर्तमान में, इन एन इंडियन एंटिटी, जो भारत में इन्वेस्टमेंट एफडीआई किया हुआ है उसका अगर ट्रांसफर करना चाहता है, टू दोज, उनको, इन द रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज, जो कि प्रतिबंधित देशों में आते हैं। मतलब कि भारत में किए गए किसी एफडीआई वर्तमान में या फ्यूचर में उसका ऑनरशिप ट्रांसफर करना किसी ऐसे लोगों को जो कि रिस्ट्रिक्टेड कंट्री से आते हैं, वुड ऑल्सो नीड गवर्नमेंट अप्रूवल, उससे भी गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत होगी। The decision will become effective, जो ये डिसीजन है, ये फैसला है, ये प्रभावकारी होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नोटिफिकेशन। तो फेमा जो फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट है उसके नोटिफिकेशन के डेट से, तिथि से यह फैसला प्रभावी होगा। तो हमें यह करना है कि इन सब न्यूज को पढ़ने के बाद हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने शब्दों में लिखने की। ये जो वर्ड फॉर वर्ड है ऐसा लिखने में नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसे इस तरीके से लिखना है ताकि आसान शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। जो हमारे समझ में आया, आपने इस न्यूज को पढ़ने के बाद क्या समझा, उसे बस अपने शब्दों में नोट डाउन करना है ताकि ये पता चल सके कि आपने इसमें कितना प्रोग्रेस किया है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर छोटा सा पैराग्राफ इसी को लेते हैं। अगर इसे लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे? अ नॉन रेसिडेंट एंटिटी कैन इन्वेस्ट इन इंडिया सब्जेक्ट टू द एफडीआई पॉलिसी एक्सेप्ट इन दोज सेक्टर्स एक्टिविटीज व्हिच आर प्रोहिबिटेड सेज द न्यू पॉलिसी। तो इसे हम लिख सकते हैं, इट इज सेड इन द न्यू पॉलिसी, न्यू पॉलिसी में ऐसा कहा गया है कि अ नॉन रेसिडेंट इंडियन कैन इन्वेस्ट इन इंडिया, एक नॉन रेसिडेंट, इसको सरल शब्दों में लिखना है, एक नॉन रेसिडेंट इंडियन इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है, that is subjected to FDI policy, वो FDI पॉलिसी का विषय है, but that resident cannot invest in those sector which are prohibited। तो इस तरह से सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके आप लिखने की कोशिश करें एक ही न्यूज आर्टिकल को पढ़ने के बाद, तो ये बहुत ही फायदेकारक होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।